गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पार्ट 2। पहले में हमने देखा था कि जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक। प्राकृतिक कारकों में से हमने 2 कारक देखे थे। पहला था स्थिति कि किसी भी क्षेत्र की कैसी स्थिति है, जैसे समुद्र तटीय स्थिति है, महाद्वीपीय स्थिति है, उच्च अक्षांशीय स्थिति है या शीतोष्ण कटिबंधीय स्थिति है, उसके आधार पर जनसंख्या किस प्रकार सघन या विरल पाई जाती है। दूसरा जो भौतिक कारक हमने देखा था वो था उच्चावच, यानी ऊंचाई के आधार पर जनसंख्या का वितरण। ऊंचाई के अनुसार जो धातु के विविध स्वरूप पाए जाते हैं, पर्वत, पठार और मैदान, वो किस प्रकार जनसंख्या के केंद्रण या विकेंद्रण को हतोत्साहित या प्रोत्साहित करते हैं। आज हम अगला देखने वाले हैं जलवायु, कि जलवायु किस प्रकार से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। जलवायु जो है वो किसी भी स्थान की मौसम की जो दीर्घकालीन अवस्था दशा को बताती है। मौसम की जब तत्व का बात करते हैं तो उनमें जैसे तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है या जो सूर्य प्रकाश की अवधि है, इन सब का अध्ययन करते हैं। और ये दीर्घकालीन समय, एक लंबे समय तक एक स्थान पर ये किस प्रकार के पाए जाते हैं, वो वहाँ की जलवायु कहलाती है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है। उत्तम व अनुकूल जलवायु वह होती है जहाँ न तो अधिक तापमान और न ही न्यूनतम तापमान पाया जाता है। यही कारण है कि शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। तो शीतोष्ण वाले क्षेत्र जो है वो ऐसे क्षेत्र है जहाँ न तो अधिक तापमान है, न ही तापमान बहुत कम है कि वहाँ पे रह नहीं सके। तो ऐसे क्षेत्र जो है वो मध्यवर्ती जो क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र। और इन्हीं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में जो है अधिकतम जनसंख्या निवास करती है, रहना पसंद करती है। शीतोष्ण जलवायु में मनुष्य की कार्यकुशलता भी अधिक पाई जाती है। कार्यकुशलता जो है वो हम देखते हैं कि जो गर्मियों में हमारी कार्य क्षमता जो है वो कम होती है और सर्दियों में वो अधिक होती है। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि वैसे ही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के जो लोग हैं, गर्मी अधिक है, आर्द्रता है, उमस का जो मौसम है वो उनकी जो कार्य क्षमता उसको घटा देता है। लेकिन जो शीतोष्ण वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे मतलब तापमान बहुत अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे जो कार्य क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है, कार्यकुशलता वो बढ़ जाती है। तो वहाँ पे रहना जो लोग हैं वो ज़्यादा पसंद करेंगे। जहाँ जितना उनको बेटर जो मिलेगा वो उसी की तरफ भागेंगे, उसी तरफ रहना पसंद करेंगे। अब यूरोपीय देश है या भारत है, दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया के देश है जो कि मानसूनी जलवायु में है, या संयुक्त राज्य अमेरिका है, या कनाडा का जो दक्षिणी भाग है, कि उत्तरी भाग जो है वो तो बहुत ही ठंडा है। अर्जेंटीना है, दक्षिणी अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया का भी जैसे उत्तरी पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी भाग है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो जलवायु की दशाएं हैं वो अनुकूल है। वहाँ पे तापमान जो है वो न अधिक है न ज़्यादा है। वर्षा की बात करें, वर्षा भी जो है वो न अधिक है न ज़्यादा है, क्योंकि यदि वर्षा जो है वो कम होगी तब भी क्या होगा, तो जल आपूर्ति नहीं होती है, तो वहाँ पे भी जनसंख्या रहना पसंद नहीं करेगी। तो इन क्षेत्रों में जो है ये दशाएं जो है उत्तम दशाएं पाई जाती है, तो जलवायु के कारण वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। महासागरों के नज़दीक स्थित क्षेत्रों में महासागरीय प्रभाव के कारण सम जलवायु पाई जाती है। तो महासागर के जो क्षेत्र है जो कि महासागरों किनारों पे है या नज़दीक है, वहाँ पे भी महासागरीय प्रभाव रहता है। महासागरीय प्रभाव का मतलब ये है कि वहाँ पे जो है स्थलीय समीर और सागरीय समीर जो है वो दिन के समय और रात के समय चलती है, और इनके चलने की वजह से तापमान जो है उसका क्या है, वितरण जो है आदान प्रदान चलता रहता है। और तापमान न तो अधिक हो पाएगा न ही ज़्यादा कम हो पाएगा। तो ऐसे में जलवायु कैसी रहेगी, वहाँ पे सम रहेगी, अच्छी जलवायु वहाँ पे रहती है कि न आप रहने के लिए जो है वो जलवायु अनुकूल होती है। इसकी वजह से जो तटीय मैदान है उनमें सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो जितने भी हम देखते हैं कि यदि हम ये जो जनघनत्व के जो संकुल के जो क्षेत्र है यदि उनको उठा के मैप में यदि हम देखें तो हम देखेंगे कि ये अधिकांश जो है वो
कहाँ पे मिलते हैं, वो तटीय प्रदेशों में हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर की तरफ आते हैं वैसे वैसे महाद्वीपीयता का प्रभाव बढ़ने लग जाएगा। जबकि समुद्र तटीय प्रदेश जो है या वहाँ पे जनसंख्या जो है वो अधिक पाई जाएगी। और समुद्र तटीय जो स्थिति वाले देशों में या क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाने की एक वजह जो है वो क्या है, वहाँ की सम जलवायु है। जैसे जैसे आंतरिक क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हैं महाद्वीपीयता का प्रभाव बढ़ेगा। उस प्रभाव के कारण जो है जलवायु में विषमताएं आने लग जाएगी, तापमान में, वर्षा में, वायुदाब आदि में विषमताएं आने लग जाएगी। तो इसी वजह से जो विश्व के सबसे जो सघन आबाद क्षेत्र है वो वास्तव में महासागर तटीय प्रदेश हैं। इसके अतिरिक्त भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उच्चतम तापमान एवं तीव्र वर्षा के कारण न्यून जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र हमने जैसे बात की थी 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री उत्तर या 5 दक्षिण का जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। वहाँ पे तापमान जो उच्च पाया जाता है, सूर्य जो है वो वहाँ पे 12 महीने जो है वो सीधा चमकता है, तापमान जो है वो अधिक प्राप्त करता है। अधिक तापमान प्राप्ति की वजह से वहाँ पे क्या होगा, तापमान उच्च पाए जाते हैं। तीव्र वर्षा, ये जो क्षेत्र हैं वो अधिक वर्षा वाले भी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में सवहनीय वर्षा होती है और लगभग हर रोज वर्षा होती है। तो वर्षा अधिक होने की वजह से भी क्या है, उमस है, आर्द्रता, ये तापमान ऑलरेडी वहाँ पे अधिक है तो जो आर्द्रता भी अधिक होगी तो एक अलग सा ही वातावरण वहाँ पे बन जाता है जो कि बीमारियों को या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो हैं उनको आश्रय प्रदान करता है, जिसके वजह से वहाँ बीमारियाँ अधिक होगी। तो बीमारियाँ अधिक होगी तो वो भी क्षेत्र जो है वो मनुष्य के रहने के लायक नहीं होता। अधिक तापमान है, वर्षा है, तो वहाँ पे पेड़ भी बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ऊंचाई के पेड़ होते हैं। तो यदि कृषि भी करना चाहे तो उनको क्या है, हर साल क्या है उनको काटो, हर साल वहाँ पे जो नई जो है ज़मीन जो है खेती के लिए निकालनी पड़ती है। इसी वजह से वहाँ पे स्थानांतरित कृषि की जाती है। और स्थानांतरित कृषि जो है वो कम जनसंख्या का ही भरण पोषण करने में सक्षम होती है। जैसे अमेजन बेसिन है जो दक्षिण अमेरिका में है, कांगो बेसिन है अफ्रीका में है, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे जनसंख्या प्रतिकूल जलवायु के कारण कम पाई जाती है। अति उष्ण एवं शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र हैं, जैसे हम बात करें सहारा की, थार की, कालाहारी, अरब, अटाकामा का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे प्रतिकूल जलवायु के कारण कम आबादी पाई जाती है। अभी जो बात करें हम डेजर्ट की, मरुस्थलीय क्षेत्रों की, तो मरुस्थल जो है वहाँ पे तापमान अधिक होते हैं लेकिन वहाँ पे जल की कमी पाई जाती है। तो इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम होने का जो सीमाकारी कारक है या नियंत्रण जो कारक है वो क्या होता है, पानी की अनुपलब्धता है, पानी की कमी है। जैसे सहारा का मरुस्थल है अफ्रीका में, थार जो हमारा मरुस्थल है भारत का, कालाहारी का मरुस्थल है, अरब का जो प्रदेश का मरुस्थल है, अटाकामा का जो मरुस्थल ये है, यहाँ पे जलवायु जो प्रतिकूल है यानी तापमान तो बहुत ज़्यादा है और वर्षा जो है बहुत ही कम हो रही है। तो वर्षा नहीं है, पानी जो है क्योंकि मनुष्य के लिए, जीवन के लिए, जीवों के लिए एक आधारभूत कारक है। यदि पानी नहीं मिलेगा तो जीवन वहाँ पे कैसे पनपेगा। तो इसी प्रतिकूलता के कारण यहाँ पे भी क्या है, जनसंख्या कम पाई जाती है। अतः जलवायु के विभिन्न कारक हो गए, जैसे तापमान की कम है या ज़्यादा है या सम है, या वर्षा की कहीं पे वर्षा नहीं हो रही जैसे डेजर्ट है, या वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है भूमध्य के प्रदेशों में। आर्द्रता की ज़्यादा आर्द्रता भी जो है वो मनुष्य के लिए अच्छी नहीं रहती है। पवन की हवा जो है वो वहाँ पे किस प्रकार की हवाएं चल रही है। तो ये सारे के सारे जो जलवायु कारक है वो जनसंख्या के वितरण को संकेंद्रित या विकेंद्रित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला जो भौतिक कारक है वो है जलापूर्ति। तो हम जानते हैं जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो जल मनुष्य के निवास हेतु और जीवन हेतु एक आवश्यक भौगोलिक कारक है, प्रमुख भौगोलिक कारक है। अतः जल की प्राप्ति जनसंख्या के वितरण को अधिकतम प्रभावित करती है कि जल जो है वो कितना पाया जा रहा है, कम है या ज़्यादा है। तो हमने देखा भी है कि जब हम देखते इतिहास की बात यदि हम करें तो जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदी घाटियों के किनारे ही पनपी है। और उसकी प्रमुख वजह ये ही है क्योंकि मनुष्य की जो जीवन की प्रमुख आवश्यकता है जल,
जैसे हवा के बाद में जो प्रमुख आवश्यकता की जब हम बात करते हैं वो जल है कि जल के बिना मनुष्य नहीं रह सकता, उसकी सारी क्रियाएं जल से ही पूरी होती है। अब जल का उपयोग घरेलू कार्यों में हम लोग करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। औद्योगिक कार्यों में भी जल का बहुत सारा प्रयोग किया जाता है। सिंचाई, हमारी कृषि व्यवस्था जो है वो भी जल पे आधारित है। परिवहन जो है वो भी जल है। जलीय परिवहन की जब बात करें तो नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा या महासागरीय परिवहन है तो उसमें भी जल का महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। यही कारण है कि समुद्र तटीय क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक घने आबाद है। वो घने आबाद इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जल की प्राप्ति इजीली हो जाती है। महासागरीय परिवहन है वो भी क्या है, इजीली आपको अवेलेबल होता है। और जो जलीय परिवहन है वो भी वैसे भी अन्य जो यातायात के साधनों में देखा जाए तो अपेक्षाकृत सस्ता रहता है। तटीय भागों में स्थित देश जैसे जापान, चीन, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आदि में सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो वे देश जहाँ पे तटीय जो सीमा लगती है, जैसे जापान है वो तो एक द्वीपीय देश ही है। चीन की हम बात करें, भारत का भी जो दक्षिणी भाग है उसकी जो सीमा जो है वो क्या है, जलीय है। श्रीलंका जो कि द्वीप है, द्वीपीय देश है। इंडोनेशिया है, उसकी भी स्थिति इसी प्रकार की है। यूएस है या फिर दक्षिणी अमेरिका के जो देश हैं, इनमें जो मतलब कि तटीय स्थिति रखते हैं वहाँ पे जनसंख्या सघन पाई जाती है। जबकि सहारा, अरब, थार, अटाकामा और ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थलीय भाग में जनसंख्या के बहुत कम रहने का मुख्य कारण जल की कमी है। तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र उसकी तो प्रमुख विशेषता यही है कि वहाँ पे वर्षा जो है बहुत ही कम हो रही है। यदि वर्षा नहीं हो रही तो जल जो है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। जल की कमी वहाँ पे पाई जाएगी और जल की यदि कमी पाई जाएगी तो जल से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वो वहाँ पे अच्छी तरह संपादित नहीं की जा सकती, तो मनुष्य वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेगा। तो यही वजह है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनमें जनसंख्या विरल पाई जाती है। और पाई भी जाती है तो कहाँ पाई जाती है, जो मरु उद्यान है जहाँ पे जल पाया जाता है या कुछ मात्रा में उनको जल मिल जाता है, वहीं पे बस्तियाँ जो है वो केंद्रित हो जाती है। तो जल भी जनसंख्या के संकेंद्रण या विकेंद्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला जो भौतिक कारक है वो है मिट्टी, मृदा। मनुष्य के जीवकोपार्जन एवं जीवित रहने का प्रमुख आधार भोजन है। तो मनुष्य को हवा है और जल है, उसके बाद तीसरी जो उसकी प्रमुख आवश्यकता है वो क्या है, भोजन। शाकाहारी लोग जो है वो 100% खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर निर्भर होते हैं। तो जो शाकाहारी लोग हैं वो तो खाद्यान्न पे ही डिपेंड करते हैं। और जो खाद्यान्न जो है वो किस में उगेगा, मिट्टी में उगेगा, मृदा में ही उगेगा। उपजाऊ मृदा वाले समतल भागों में अति सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो वे जो क्षेत्र जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ है, अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया जा सकता है। तो जितना अधिक खाद्यान्न होगा तो उतनी अधिक जनसंख्या को भरण पोषण कर सकेगा। तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें भारत में, तो वहाँ पे मैदानी भाग है, जलोढ़ जो मिट्टी पाई जाती है काफ़ी उपजाऊ है, तो वहाँ पे उत्पादन अधिक हो रहा है, तो वहाँ पे जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। मनुष्य भोजन के अतिरिक्त मिट्टी से पशुओं के लिए चारा उत्पादन होता है। अतः जनसंख्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मृदा संसाधन पर निर्भर है। तो मनुष्य जो है वो खाद्यान्न के लिए मृदा पर निर्भर है क्योंकि उसकी जो फसलें हैं वो मिट्टी में ही उगेगी। लेकिन इसके अलावा पशु जो धन है वो भी उस पर निर्भर होता है। जिस चारे की फसल है कि पशुओं की चारे की फसल है वो कहाँ पे, मृदा में उगेगी। तो चारे के लिए पशु किस पर निर्भर हो गए, मृदा पे। तो मनुष्य अप्रत्यक्ष रूप से भी उससे प्रभावित हुआ कि मनुष्य पशुपालन करता है, पशुओं से जो है दूध है या अन्न जो है वो प्राप्त करता है। तो वो उनको खिलाने के लिए उसे चारा चाहिए, और चारा उसे कैसे मिलेगा, फसलों से मिलेगा या चारे की फसलों से मिलेगा, जो वो उसे किस में उगाएगा, मिट्टी में ही उगाएगा। तो जो है मनुष्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से मृदा पर निर्भर रहेगा। उत्पादक मिट्टियों में विभिन्न फसलों का उत्पादन अधिक होता है, इसी कारण उपजाऊ मिट्टियों के क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है। और जो मिट्टी जितनी अधिक उपजाऊ होगी वो उतना ही अधिक उत्पादन देगी। जैसे हम बात करें जलोढ़ मिट्टी की, ये नदियों द्वारा निर्मित होती है
और इसमें काफ़ी उपजाऊ होती है और जो खाद्यान्न जो है फसलें अच्छी तरह और अधिक उत्पादन प्रदान करती है। तो जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाएगी वहाँ पे खाद्यान्न अधिक होगा और जनसंख्या अधिक मिलेगी। जैसे चीन, भारत, बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों की अधिकतम जनसंख्या नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के मैदानों में निवास करती है। तो भारत के देख लो, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की हम बात करें या बांग्लादेश की हम बात करें, तो वहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो वही हैं, वो जो वहाँ पर नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदानी भाग पाए जाते हैं, कृषि की जा रही है उनमें। भारत में नदी निर्मित मैदान में स्थित पश्चिम बंगाल में 1028 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में उपजाऊ लावा मिट्टी का सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है वो सबसे अधिक आबाद है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे लावा मिट्टी पाई जाती है जो काफ़ी उपजाऊ होती है, लावे के विखंडन से वो बनती है और बहुत उपजाऊ रहती है। उपजाऊ होती तो वहाँ पे फसलें अधिक होगी तो वो अधिक जनसंख्या को प्रोत्साहित करेगी। तो मिट्टी भी मनुष्य के जीवन को प्रभावित करेगी क्योंकि वो उसके भोजन जो प्राप्ति में सहायक होती है। तो मिट्टी किस चरण उपजाऊ है या अनुपजाऊ है वो भी जनसंख्या के जो वितरण को प्रभावित करती है। तो आज हमने ये देखे कि कौन से भौतिक कारक हैं जो कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर रहे हैं। अगली बार हम देखेंगे कि जनसंख्या के वितरण को कौन कौन से आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।